Good morning, students. We are going to start the chapter 15 of economics, that is economic development and planning. Last year, you have already familiar with the word economy. What is economy? You know that very well. Okay, because you have studied it in the class 9th. So, we are going to start this chapter. First of all, we will discuss about the economic development. After that, we will discuss economic planning. Okay, so concept of development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है ना, जो किसी कंट्री में जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनके एफिशिएंट यूज़ के रिजल्ट के थ्रू होता है. ठीक है, किसी देश में जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स होते हैं, उनका जब करेक्ट वे में, एफिशिएंट वे में उनका यूज़ किया जाता है और उससे जो रिजल्ट मिलता है ना, वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कारण बनता है. ओके, तो ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है. वो एक दिन में, 2 दिन में या कुछ सालों में उसको नहीं गेट किया जा सकता. ये कंटिन्यूटी में चलता रहता है. ठीक है, इस प्रोसेस में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है कंटिन्यूसली और इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है. तो कुछ ओपिनियंस हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के और एंशिएंट इकोनॉमिस्ट के रिगार्डिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंशिएंट इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इन दोनों के अलग अलग अपने व्यूज़ हैं, अपने ओपिनियन हैं. तो एंशिएंट टाइम में इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था. इसका मतलब ये था कि उस समय हमारा देश काफ़ी डेवलप्ड था, है ना. यहाँ पर जो इकोनॉमी थी, कहाँ पर? एंशिएंट इंडिया में उस समय जो इकोनॉमी थी वो सिंपल लिविंग, हार्ड वर्क और म्यूचुअल ब्रदरहुड पर बेस्ड थी मेनली, है ना. फूड ग्रेन सफिशिएंट थे जो फर्टाइल लैंड से मिलते थे और कॉटेज और रूरल इंडस्ट्रीज थी जो लोगों की लाइफस्टाइल को ईजी बनाती थी. ट्रेड भी होता था लार्ज स्केल पर. स्टेट और विलेजेस जो थे वो हैप्पी थे, प्रॉस्पेरस थे और सेल्फ सफिशिएंट थे. एंशिएंट टाइम्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी के अंतर्गत होता था, लेकिन मटेरियलिस्टिक फैसिलिटी के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज़ भी उसमें इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते थे, है ना. जो ग्रेट इकोनॉमिस्ट्स हैं एंशिएंट पीरियड के वो थे कौटिल्य, है ना. उन्होंने अपने बुक अर्थशास्त्र में इस थॉट को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है. एंशिएंट टाइम में जो मटेरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, वो ग्लोबल लेवल पे थी, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा ही प्रोस्पेरिटी थी. जो मर्सेटाइल थिंकर हैं जर्मनी के और फ्रांस के, वो गोल्ड और सिल्वर को डेवलपमेंट का बेस मानते हैं, है ना. तो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समय के साथ बदलता गया. ये तो हमने एंशिएंट पीरियड का पढ़ा, लेकिन अगर हम क्लासिक इकोनॉमिस्ट के बारे में जब पढ़ते हैं, मतलब मॉडर्न टाइम के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके व्यूज़, ओपिनियंस जब हम पढ़ते हैं, उसमें एडम स्मिथ जो थे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे. उनके अनुसार जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे किसी भी देश के गुड्स और सर्विसेज में इंक्रीज के रूप में जो है डिस्क्राइब किया जाता है. अगर किसी कंट्री में गुड्स और सर्विसेज इंक्रीज हो रही हैं, दैट मीन्स वो कंट्री डेवलप कर रही है. कार्ल मार्क्स जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सोशलिज्म और J.S. मिल जो थे सोशलिस्ट, उन दोनों का ओपिनियन लगभग एक जैसा था. उनका जो डेवलपमेंट को लेकर के ओपिनियन था वो एडम स्मिथ से बिल्कुल अलग था. वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मानते थे कि अगर जिस देश में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो रहा है, वही देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड कहा जाएगा या फिर उसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है. और कुछ नए इकोनॉमिस्ट जो हैं उनमें पॉल एल्बर्ट है ना. वो उनका मानना है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रियल नेशनल इनकम से आंका जाता है या मेज़र किया जाता है ना. जो देश में रिसोर्सेज हैं, सारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, उनके यूज़ के बाद जो रियल नेशनल इकोनॉमी इनकम इंक्रीज़ होती है वही बेस होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. जबकि विलियमसन और बस्ट्रिक्स का मानना है कि डेवलपमेंट क्या है, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है लोगों की, तब उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है. डी ब्राइट सिंह का भी अपना एक डिफरेंट ओपिनियन है इसी तरीके से, है ना. तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन
उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनके स्पेशल जो उन्होंने दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डेफिनेशन, है ना, उनके अनुसार सोशल वेलफेयर जो है इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री में। वही कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड मानी जाती है जहाँ पर सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल इनकम में इंक्रीज़ और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज़ होना, सोशल वेलफेयर का इंक्रीज़ होना, ये सब बेस माना गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं डेवलपमेंट के, जो हमने ऊपर अभी जितने भी पढ़े हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट्स के ओपिनियन, उनके बेस पर ये कुछ डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं। पहला है कंटिन्यू प्रोग्रेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, हमने पढ़ा, जिसमें नेशनल इनकम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है और डिमांड और सप्लाई जो है कमोडिटी की वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही रिजल्ट है, इसी प्रोसेस का रिजल्ट है। दूसरा है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है। तीसरा है लॉन्ग पीरियड प्रोसेस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक लॉन्ग पीरियड प्रोसेस है ना, ये शॉर्ट टर्म या शॉर्ट पीरियड में नहीं हो सकता चेंज। ठीक है, और फिर है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। किसी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं उनका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है एफिशिएंटली, दैट मीन्स वो कंट्री डेवलप कर रही है। देन इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल वेलफेयर। लोगों, जो देश में रहने वाले लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, रहन सहन के स्तर में, उनके सामाजिक कल्याण में बढ़ावा मिलता है। लोग इकोनॉमिकली जो हैं, जो डिस्पैरिटी है वो कम होती है। लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और वेलफेयर प्रोग्राम्स ये सब इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सब बेस माने गए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेस क्या है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पहले हम नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे कि क्या है। नेशनल इनकम जो है, किसी भी देश में नेशनल इनकम, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, राष्ट्र का धन, राष्ट्र की आय, है ना, देश की आय। इसका मतलब ये है कि कंट्री में, किसी भी देश में, जब वहाँ रिसोर्सेज का यूज़ करके जो सर्विस और कमोडिटी प्रोड्यूस होती है ना, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसका जो मूल्य होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें मार्शल ने लिखा है, द लेबर एंड कैपिटल ऑफ द कंट्री acting on its natural resource, material and non-material, including service of all kind, produce annually a certain net aggregate of commodity. This is the real net annual income or revenue of the country or national dividend. इसका मतलब है कि नेशनल इनकम जो है वो किसी भी देश में जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है एक पर्टिकुलर पीरियड में, या फिर एक साल के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनकी क्वांटिटी नेशनल इनकम से रिलेटेड होती है। ओके, हर तरह के जो गुड्स और सर्विसेज किसी देश में एक साल के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, उनका मॉनेटरी वैल्यू, उनका मार्केट प्राइस जो है वो नेशनल इनकम होती है। और साथ ही जो फॉरेन कंट्री से जो भी इनकम मिलती है फॉरेनर्स के थ्रू, या फिर जो ट्रैवलर्स हमारे देश में आते हैं उनसे जो हमें इनकम होती है, उसको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। समझ में आया? तो नेशनल इनकम क्या है? किसी भी देश में एक साल के में, मतलब 1 ईयर में, एक पर्टिकुलर पीरियड में 1 ईयर में जितनी भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या कहलाती है? नेशनल इनकम। गॉट इट? नाउ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? जब किसी देश की नेशनल इनकम जो है उसको उसके टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है, तो जो भी हमको मिलता है वो पर कैपिटा इनकम कहलाता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय, देश में रहने वाले लोगों की, एक व्यक्ति की एवरेज इनकम कितनी है, दैट इज पर कैपिटा इनकम। ओके, देन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। किसी देश में डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इसको कैसे इंडिकेट, इसका इंडिकेशन कैसे मिलेगा, है ना, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो कैसे पता चलेगा कि किसी कंट्री की में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, है ना? तो इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर बनाया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, है ना। इसमें प्रोफेसर मॉरिस जो हैं, प्रोफेसर मॉरिस ने फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स
बनाया है। इसी तरीके से प्रोफेसर पॉल ने बेसिक नीड के अप्रोच के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया है। ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों ही फैक्टर इंक्लूड होते हैं, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे कि फिजिकल फैक्टर हैं, और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशनल अचीवमेंट है, ये सब इंक्लूड है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया गया है वो क्या है, इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो ये इसमें थ्री फैक्टर्स हैं इसके, कौन कौन से। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट टाइम ऑफ बर्थ फॉर मेजरिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, किसी देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, किसी देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी औसतन आयु कितनी है ना, उस पर डिपेंड करता है। वो एक पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि जो एडल्ट लिटरेसी है, देश में रहने वाले जितने भी एडल्ट हैं वो कितने लिटरेट हैं, उसका रेशियो। थर्ड है पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, प्रति व्यक्ति जो सकल घरेलू उत्पादन होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, जितना प्रोडक्शन होता है उसका एवरेज। ठीक, ये क्या है, फैक्टर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। यहाँ पर एक आपको इंडेक्स मिलेगा, यहाँ पर दिखाया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नॉर्वे का जो है वो 0.965, ये जो इंडिकेटर है ये 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, जिसका रैंक जिसके परसेंट जिसका जितना ज़्यादा है उसका रैंक उतना आगे है। ओके, तो इसमें हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, मीडियम डेवलप्ड कंट्री और लेस डेवलप्ड कंट्री। ये जो इंडेक्स है इसके बेस पर वर्ल्ड को जो डेवलपमेंट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ वो कंट्रीज़ जो हाईली डेवलप्ड हैं, दूसरा वो कंट्रीज़ जो मीडियम डेवलप्ड है, और तीसरा जो लेस डेवलप्ड है। तो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, जो 0.8 से ज़्यादा जिनका मेजरमेंट है, जैसे नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया। ओके, मीडियम डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, जो 0.5 से 0.8 के बीच में जिनका इंडेक्स में प्लेस है, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया, ओके, और पाकिस्तान। गॉट इट। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी हैं, ऐसी कंट्रीज़ जिनका इंडेक्स में मेजरमेंट 0.5 से नीचे है, जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, मोजाम्बी और नाइजर। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश किया, जिसमें 177 कंट्रीज़ इंक्लूड हैं। इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 63 कंट्रीज़ हाईली डेवलप्ड हैं, 83 मीडियम है और 31 लो हैं। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या अंतर है। डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जहाँ के सिटीज़न अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जैसे कि फूड, क्लोथिंग और दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको ईजिली फुलफ़िल कर पाते हैं। पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर कंट्रोल में रहता है, जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में आते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर सिटीज़न को सफिशिएंट फूड नहीं मिलता, उनकी क्लोथिंग सफिशिएंट नहीं है, लिमिटेड क्वान्टिटी में होती है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है, तो वो किस में आती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं इनका अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ये कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड कहलाती हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ इनको कहा जाता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ में आते हैं। ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्हें पुअर, बैकवर्ड या डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन सभी नामों से जाना जाता है। ठीक, तो ये डिटरमाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, क्योंकि हर कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है, डिमांड हर कंट्री की, स्ट्रक्चर, कंडीशन सब अलग अलग है ना। तो इसमें डिस्टिंग्विश करना बहुत टफ है, इसलिए यहाँ पर एक आपको टेबल बताया गया है, बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इसमें कुछ बेसिस दिए गए हैं। पहला जैसे एग्रीकल्चर है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का बेस नहीं होता है ना, और जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर ही डेवलपमेंट का बेस होता है, इकोनॉमिक का बेस होता है। नेचुरल रिसोर्सेज
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ वहाँ पर फुल यूटिलाइज किया जाता है उसका, और डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन नहीं होता। तो इसी तरीके से और भी सेक्टर्स दिए हुए हैं, मेज़र दिए हुए हैं, जिनके बेस पर मेज़र किया जाता है, डिफरेंस किया जाता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। तो ये डिफरेंस का आधार बनाया गया है इनको, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स, पर कैपिटा इनकम, कैपिटल इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री, इन सबको बेस बनाया गया है इनको मेजर करने का। ठीक है, तो ये था कंट्रीज़ के बीच में कि किस जो कंट्रीज़ हैं उनको कैसे मेजर किया जाएगा, कि कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। तो इसके लिए ये टेबल दिया गया है। इस टेबल को देख करके, इन बेसिस को देख करके तय किया जा सकता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है और कौन सी डेवलपिंग है। ओके, वर्ल्ड बैंक ने अपनी डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है 2006 में जारी की थी। इसमें बताया गया था कि पर कैपिटा इनकम को जो है डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ में डिफरेंस करने का आधार माना गया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो कंट्रीज़ जहाँ पर कैपिटा इनकम 4,53,000 या फिर उससे ज़्यादा है ना, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती हैं, और जिन कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम 37,000 या उससे कम है तो वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आती हैं। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड में वो फुली डेवलप्ड जो हैं, है ना, या अंडर डेवलप्ड हैं, ये इससे पता चलता है। इसी तरीके से किसी एक देश में, किसी भी एक कंट्री में जो डिफरेंट स्टेट्स होते हैं वो एक तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया का दिया गया है, इस टेबल में देखिए यहाँ पर बताया गया है जो एक कंट्री के अलग अलग स्टेट्स हैं इनका भी अलग अलग कंडीशन है डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट के रूप में। जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, है ना। सबसे लीस्ट जो है वो बिहार है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किसकी है? हरियाणा। तो ये हाईली डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, जबकि बिहार जो है वो पुअर स्टेट में आता है। ओके, नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है इकोनॉमिक प्लानिंग जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज़ करने के बाद हमें ऑब्टेन होती है, और कुछ क्लियर और डिफाइंड एम्स इसमें स्पेसिफाई किए जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये कहा जाता है कि दो चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक प्लानिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, प्री डिसाइडेड एम होना चाहिए जिसे पूरा करना है, और दूसरा, जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं कंट्री में उनका यूज़ कैसे किया जा रहा है ना, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, ताकि जो एम्स रखे गए हैं, जो उद्देश्य तय किए गए हैं, उनको ऑब्टेन किया जा सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन सोसाइटी को दिया जा सकता है। तो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कंट्री के, वो प्लानिंग के पहले एस्टीमेट उनका लगाया जाता है। जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं फॉरेन कंट्री से जो हमें मिलते हैं, डोमेस्टिक रिसोर्स से मिलते हैं, वो सब उनमें इंक्लूड होता है। तो इसके बाद जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं, और एफर्ट्स जो इसको ऑब्टेन करने के लिए, इस टारगेट को ऑब्टेन करने के लिए लगाए जाते हैं थ्रू द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो जो देश में रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करने के बाद, उनका फुली यूटिलाइज करने के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए जाते हैं, उनको टारगेट को फुलफिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए एफर्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में कब और कैसे हुई, और क्या एम है हमारी कंट्री में इकोनॉमिक प्लानिंग का। हमारे देश में जो नेशनल लीडर्स और एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पूरे राष्ट्र के, पूरे देश के कंस्ट्रक्शन को इंडिपेंडेंस अचीव करने के पहले ही बना लिया था कि कंट्री का जो कंस्ट्रक्शन होगा, हमारे राष्ट्र का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, 1934 में सर विश्वेश्वरैया जो थे, उन्होंने एक 10 ईयर प्लान जो है प्रेजेंट किया, और उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडिया के रिकंस्ट्रक्शन की बात रखी गई थी पहली बार। 1944 के बाद जो बॉम्बे प्लान बना था 1944 में, उसके बाद जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट थे देश के, और गांधीवादी योजना के तहत
श्रीमन नारायण जो थे उन्होंने प्रेजेंट किया था अपना एक प्लान, लेकिन ये जो प्लान्स थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके थे क्योंकि कुछ उस समय ऐसे रीजंस आ गए थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद प्लान्स बनाने के लिए कंट्री ने जो है एक प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया 15 मार्च 1950 को, और तब से लेके अभी तक 12 5 ईयर प्लान बनाए जा चुके हैं। मतलब हर 5 साल में हमारे देश में गवर्नमेंट जो प्लानिंग कमीशन है वो प्लान्स बनाती है और उस प्लान को उसमें कुछ अपने एम्स डिटरमाइन करती है और उन्हें फुलफिल करने के लिए एफर्ट करती है। ओके, तो क्या ऑब्जेक्टिव है इंडियन प्लान्स जो प्लानिंग की जाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है, वो किन उद्देश्यों के आधार पर हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग की जाती है ना। इसमें कुछ एम्स दिए गए हैं, टू ऑब्टेन हाई रेट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट का हाई रेट ऑब्टेन करने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंसी ऑब्टेन करने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए, सोशल वेलफेयर इंश्योर करना, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस ऑब्टेन करना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करना और साथ ही पॉवर्टी को ख़त्म करना। ये कुछ उद्देश्य हैं जिनको लेकर के हमारे देश में प्लानिंग्स की जाती हैं। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, इसमें फर्स्ट प्लान से लेकर 12th प्लान तक का पूरा टाइम पीरियड दिया हुआ है कि जो है कब से कब तक हमारे देश में प्लानिंग हुई है। तो जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक वैलिड होती है 5 सालों के लिए। ओके, तो जो भी नया प्लान बनता है वो हमेशा 1 अप्रैल को लागू किया जाता है और 5 सालों के बाद 31 मार्च तक वो लागू रहता है। फिर 5 सालों के बाद नया प्लान बनाया जाता है प्लानिंग कमीशन के थ्रू, जिसका सेटअप 15 मार्च 1950 को हमारे देश में किया गया था। ओके, नाउ हम पढ़ेंगे सक्सेस एंड फेलियर ऑफ प्लानिंग ऑफ इन इंडिया। हमने क्या पढ़ा कि अभी तक 12 इकोनॉमिक प्लान बनाए जा चुके हैं। ठीक है, तो कहाँ तक ये सक्सेसफुल हुए हैं और कहाँ तक ये फेल रहे हैं। ठीक, तो जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में बनी है कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई थी इकोनॉमिक प्लानिंग हमारे देश में और अभी तक 12 5 ईयर प्लान कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो कुछ मेजर सक्सेस मिली है हमको इन प्लानिंग्स के थ्रू। पहला, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, दूसरा जो सेविंग्स हैं लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट इंक्रीज हुआ है। जो भी लोग सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका यूज़ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। ओके, तो ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो होती हैं ये भी कंट्री के डेवलपमेंट का एक मेजरमेंट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। 1960 के बाद कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज के समय पर हमारे देश में काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर के भी हैं और 51 से लेकर के अभी तक काफ़ी बहुत सारे जो हैं लगभग 242 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ रोज़ हो चुकी हैं, है ना। इंक्रीज़ इन पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी काफ़ी जो है इंक्रीज़ हुआ है। जो पावर सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है हमारे देश में। इंक्रीज़ इन द सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फील्ड में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, हमने काफ़ी प्रोग्रेस की है। फिर एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं हमारे देश में। ये जो 5 ईयर प्लान्स हुए हैं 1950-51 से लेकर के अभी तक का जो अगर हम डेटा चेक करें एजुकेशन और हेल्थ का तो वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो चुका है। ठीक है, तो ये सब जो है सक्सेस हैं इकोनॉमिक प्लानिंग्स के। और बैंकिंग सेक्टर में भी प्रोग्रेस हुई है। बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स इन्वेस्टमेंट के लिए इंश्योरेंस जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं हमारे देश में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो इन सब से पता चलता है कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स हुई हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रही हैं। हमने अभी सक्सेस पढ़े कि किस हद तक सक्सेस मिली है इकोनॉमिक प्लानिंग्स को।
अब हम जानेंगे कि क्या कमी रह गई है इकोनॉमिक प्लानिंग में। जो हमारे देश में प्लानिंग्स की गई हैं, 5 ईयर प्लान जो बनाए गए हैं, तो 1950 से लेकर के अभी तक जो एम्स बनाए गए हैं, तो किस हद तक उसको अचीव कर पाए हैं या फिर कहाँ पर उसको एम को फुलफिल करने से रह गए हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट है स्लो प्रोग्रेस इन पर कैपिटा इनकम। हमने क्या पढ़ा सक्सेस में कि पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है ना। ये सही है कि इंक्रीज हुई है, लेकिन उसकी जो प्रोग्रेस की स्लो रेट है वो काफ़ी स्लो है, काफ़ी धीमी गति से इसका पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जबकि उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा रीजनल इम्बैलेंस। ठीक है, जो रीजन्स हैं हमारी कंट्री में, सब हर रीजन में अलग अलग डेवलपमेंट का चार्ट है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था पीछे, है ना, डेवलप्ड और डेवलपिंग स्टेट्स, जिसमें हमने हरियाणा का देखा था, हाईली डेवलप्ड स्टेट है हमारे देश में, जबकि बिहार सबसे लो पर है, पुअर स्टेट में की कैटेगरी में आता है। तो ये जो इम्बैलेंस है ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग की फेलियर का सूचक है। इंक्रीज इन प्राइसेस, है ना, जो हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें चीज़ों की कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो ये प्राइसेस में जो इंक्रीज़ है ये फेलियर को दर्शाता है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, आज के समय पर जब शुरुआत की गई थी 5 ईयर प्लान की, तो उस समय 33 लाख पीपल अनएम्प्लॉयड थे, जबकि अब इसकी संख्या बढ़ करके 4 करोड़ हो चुकी है। इंक्रीज इन द डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कुछ लोगों के पास बहुत धन है, उनकी इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लायक भी इनकम और वेल्थ नहीं है। तो ये जो डिस्पैरिटी है ये फेलियर माना जाएगा इसको। फेलियर ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, है ना, पब्लिक सेक्टर के जो इंटरप्राइजेस हैं वो हमारे देश में इस समय 242 हैं, है ना, जिनमें से ज़्यादातर जो यूनिट्स हैं वो लॉस में चल रही हैं, है ना। तो जो गवर्नमेंट के अंडर में एंटरप्राइजेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो काफ़ी नुकसान में चल रही हैं, इसलिए जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो सही एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं दे पा रही है। तो ये भी फेलियर ही माना जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक प्लानिंग और उसके फेलियर और सक्सेस। नाउ इंडिया विजन 2020, जनवरी 2003 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसका नाम रखा गया था इंडिया विजन 2020, है ना। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये तय किया गया था कि 2020 तक जो हमारा देश है वो डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी और इलिटरेसी जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट या फिर ख़त्म हो जाएगी हमारे देश से। जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि 2020 तक 135 करोड़ जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो नरिश्ड होगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा और हेल्दी भी होंगे कम्प्लीटली। तो जो एवरेज एज है पॉपुलेशन की वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है, ये है फिर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 1 2015 को किया था, है ना, टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की जगह पर अब नीति आयोग काम करती है। नीति आयोग जो है ये एक प्रीमियर पॉलिसी है, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट का ये थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब होता है जो भी उनके विचार विमर्श हैं, डायरेक्शंस हैं, जो पॉलिसीज़ के इनपुट्स हैं वो प्रोवाइड कराती है नीति आयोग, है ना। जो स्ट्रेटजी डिज़ाइन की जाती है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसे नीति आयोग प्रोवाइड कराता है, टेक्निकल एडवाइस देता है सेंटर और स्टेट में। ठीक, तो ये हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्लानिंग की कंडीशन है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा। नाउ इस एक्सप्लेनेशन को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए और चैप्टर को रीड कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगी। सो गुड डे।